अदालत का शांत कमरा था, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव था। सामने खड़ी थी नेहा, जिसकी निगाहें नीचे झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी पीड़ा थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। नेहा ने अपने पति अमित से तलाक के लिए अर्जी दी थी। जज ने अपनी मोटी फाइलें एक तरफ रखी और अपनी नज़रें नेहा पर डाली। श्रीमती नेहा, क्या आप अपने पति अमित से तलाक के लिए सहमत हैं? कोर्ट रूम में एक खामोशी छा गई। सबकी निगाहें नेहा पर टिकी थी। नेहा ने एक गहरी सांस ली, अपने अंदर की सारी हिम्मत बटोरी और बोली, जी जज साहब, मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस एक वाक्य ने कमरे की उदासी को एक झटके में तोड़ दिया। वकीलों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अमित का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। जज ने अपनी कुर्सी पर सीधे होते हुए पूछा, शर्त? कैसी शर्त? नेहा की आवाज़ अब काँप नहीं रही थी, उसमें एक दृढ़ता थी। तलाक के कागजों पर दस्तखत करने से पहले मैं अपने पति के साथ उनके कमरे में एक पत्नी के पूरे अधिकार से एक आखिरी रात बिताना चाहती हूँ। यह सुनते ही कोर्ट रूम में जैसे विस्फोट हो गया। अमित का चेहरा शर्म और गुस्से से तमतमा गया। वहाँ खड़े लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अमित का वकील अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़ा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, यह क्या बेहूदगी है। यह मांग पूरी तरह से अतार्किक, गैरकानूनी और शर्मनाक है। मेरी मुवक्किल की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। शांत रहिए मिस्टर वर्मा। जज की भारी आवाज़ ने उन्हें चुप करा दिया। उनकी अनुभवी आंखें नेहा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। श्रीमती नेहा, जज ने गंभीरता से कहा, आप जो मांग रही है वह बहुत ही असामान्य है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस अजीब शर्त के पीछे की वजह क्या है। नेहा की सिसकियाँ अब खुलकर बाहर आने लगी। जज साहब, वजह है मेरी 5 साल की शादी। 5 साल यानी कि 10,836 दिन। और इन 5 सालों में मेरे पति ने मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं समझा। मैं इस घर में एक बहू बनकर आई थी, लेकिन एक नौकरानी बनकर रह गई। जज समझ गए कि यह मामला सिर्फ एक तलाक का नहीं, बल्कि एक औरत के अस्तित्व और सम्मान का है। उन्होंने अमित की तरफ देखा, जिसका सिर सम से झुका हुआ था। फिर नेहा बोली, जज साहब, आज से 5 साल पहले मैं 25 साल की एक लड़की थी, जिसकी आंखों में हजारों सपने थे। मेरी शादी अमित से तय हुई। अमित एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थे। मेरे माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया था। कर्ज उठाकर मुझे दहेज दिया। उन्हें लगा था कि उनकी बेटी राज करेगी। नेहा एक पल को रुकी, जैसे उन यादों को फिर से जी रही हो। शादी की रात, हर लड़की की तरह मैंने भी बहुत सपने देखे थे। मैंने लाल रंग की भारी बनारस साड़ी पहनी थी। मेरे हाथों में मेहंदी रची थी। मैं घूंघट डाले बिस्तर पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कोर्ट रूम में बैठे लोग ये बातें सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। रात के करीब 1 बजे अमित कमरे में आए। उनके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था, कोई खुशी नहीं थी। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और सीधे अलमारी की तरफ बढ़ गए। उन्होंने अपने कपड़े निकाले और मुझसे कहा, देखो नेहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने घूंघट उठाकर उनकी तरफ देखा। मैंने सोचा शायद वह शर्मा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसका दी। नेहा की आवाज़ भर्रा गई। उन्होंने मुझसे कहा, नेहा, मुझे समय चाहिए। परिवार वालों के दबाव में आकर मैंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं इन सब चीज़ों के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। मुझे तुमसे कोई निजी अपेक्षा नहीं है। तुम इस बेड पर आराम से सो जाओ, मैं सोफे पर सो रहा हूँ। यह कहकर वह तकिया और चादर लेकर सोफे पर सो गए। जज साहब, मैं पूरी रात रोती रही। मेरा श्रृंगार आंसुओं के साथ बह गया। मैंने सोचा शायद नए रिश्ते में समय लगता है,
शायद वह काम के तनाव में है। मैंने खुद को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आया। दिन बीतते गए, हफ्ते, महीने और फिर साल। अमित का व्यवहार नहीं बदला। हम एक ही छत के नीचे दो अजनबियों की तरह रहते थे। वह सुबह ऑफिस जाते, रात को देर से लौटते, खाना खाते और अपने सोफे पर सो जाते। हमारी बातचीत सिर्फ हाँ, नहीं या खाने में क्या बना है तक सीमित थी। अमित के वकील ने बीच में टोकने की कोशिश की। योर ऑनर, मेरे वकील ने उन्हें सारी भौतिक सुविधाएं दी, एक अच्छा घर, नौकर चाकर, पैसे। नेहा गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी। क्या एक औरत को सिर्फ यही चाहिए होता है? वकील साहब, क्या एक पत्नी दो मीठे बोल, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा प्यार पाने की हकदार नहीं होती? जज साहब, मैंने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की। मैंने पूछा, अमित, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? वह हमेशा एक ही जवाब देते, नहीं, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं उनके लिए सिर्फ एक होम मेकर थी। उनके कपड़े प्रेस करना, उनका पसंदीदा खाना बनाना, घर को साफ रखना, उनके माता पिता की सेवा करना। मैंने सब कुछ किया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? अकेलापन। नेहा ने अपनी कहानी जारी रखी। शादी के 1 साल बाद से ही मेरे मायके से फोन आने शुरू हो गए। मेरी माँ पूछती, बेटा खुशखबरी कब सुना रही है? मैं क्या कहती उनसे? मैं कैसे बताती कि हमारे बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता ही नहीं है? मैं बहाने बनाती, माँ अभी वह कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं। यह झूठ मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। किसी भी शादी समारोह में जाना मेरे लिए एक सजा की तरह था। रिश्तेदार, पड़ोसी सब एक ही सवाल पूछते, नेहा गोद कब भरेगी तुम्हारी? उनकी सहानुभूति भरी नज़रें मुझे तीरों की तरह चुभती थी। लोग कानाफूसी करते थे, जरूर इसी में कोई कमी होगी। देखने में तो हट्टी कट्टी है, फिर क्या बात है? जज साहब, मैं हर रोज़ मर रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके अमित से बात की। मैंने कहा, अमित, लोग बातें बनाते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो हमें एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यह सुनते ही वह भड़क गए। वह पहली बार मुझ पर चिल्लाए थे, तुम्हें क्या लगता है मुझ में कोई कमी है? मैंने कहा ना, मुझे अभी बच्चे नहीं चाहिए। बस आगे से यह बात मत करना। उस दिन के बाद मेरे मायके वालों को भी लगने लगा कि कमी मुझ में ही है। मेरी माँ मुझे लेकर शहर के सबसे बड़े गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई। सारे टेस्ट हुए। डॉक्टर ने कहा, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, आप माँ बनने के काबिल है। उस दिन मैं खुश होने की बजाय और भी टूट गई, क्योंकि अब मेरे पास कोई बहाना नहीं बचा था। जज साहब, शादी के लगभग 3 साल हो चुके थे। मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी। मैं बस अपनी नीति मानकर जी रही थी। एक दिन अमित ऑफिस से लौटे तो बहुत खुश थे। उनके हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स था। मेरा दिल एक पल के लिए धड़क गया। मैंने सोचा, शायद आज कुछ बदलेगा। मेरे मन में उम्मीद जगी थी। जज साहब, मुझे लगा कि शायद आज रात अमित मुझे वह गिफ्ट देंगे। शायद आज वे अपने 5 साल के ठंडे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगेंगे। लेकिन जब मैं तैयार होकर बाहर आई तो हैरान थी। वह तो गिफ्ट उठाकर बाहर निकल रहे थे। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं और यह किसके लिए है? उन्होंने लापरवाही से कहा, यह स्वाति के लिए है। आज उसके जन्मदिन की पार्टी है, मैं बस वहीं जा रहा हूँ। मैंने पूछा, स्वाति कौन? उन्होंने कहा, मेरे ऑफिस में काम करती हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उस रात वह 2 बजे लौटे। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी जो मैंने पिछले 3 सालों में कभी नहीं देखी थी। उनके कपड़ों से एक अनजानी परफ्यूम की महक आ रही थी। उस दिन मेरे दिल में शक का बीज पहली बार पड़ा। मैंने छानबीन शुरू की। मैंने एक दिन उनका फ़ोन चेक किया, जो मैं कभी नहीं करती थी। फ़ोन में स्वाति के नाम से नंबर सेव था। उनकी चैट, तस्वीरों और प्यार भरे संदेशों से भरी पड़ी थी। आई लव यू, मिस यू, यह सब पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। जज साहब, वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, अमित मेरे साथ धोखा कर रहे थे।
वो जिस प्यार और अपनेपन के लिए मुझे इतने सालों से तरसा रहे थे वह किसी और पर लुटा रहे थे। अगले दिन जब अमित ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, मैंने उन्हें रोका। मैंने कहा, अमित, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने वही रटा रटाया जवाब दिया, नेहा, मुझे देर हो रही है, शाम को बात करते हैं। लेकिन मैंने कहा, नहीं, बात अभी होगी। स्वाति कौन है? मेरा सवाल सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने हकलाते हुए कहा, वो मेरी दोस्त है। मैंने कहा, सिर्फ दोस्त, या वो जिसकी वजह से आपने मुझे आज तक छुआ तक नहीं? जज साहब, उस दिन पहली बार अमित की आंखों में मैंने डर देखा, डर सच के बाहर आने का। वो चुप हो गए। उनकी चुप्पी उनका इकरार थी। मैं चीख पड़ी, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अगर किसी और से प्यार करते थे तो मुझसे शादी ही क्यों की? मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, मैं घर वालों को मना नहीं कर सका। वो स्वाति के लिए कभी राजी नहीं होती क्योंकि वो दूसरी जाति की है। मैं पागलों की तरह हंसने लगी। सालों तक एक औरत को धोखे में रखने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, अमित, सच बताने के लिए नहीं। आपने सिर्फ मुझे नहीं, अपने माँ बाप को भी धोखा दिया है। मैंने पूछा, तो अब क्या आप उससे शादी करना चाहते हैं? उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। जज साहब, उस दिन मेरे सारे सपने, मेरा सारा सब्र, सब कुछ टूटकर बिखर गया। मैं एक ऐसे रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी जो कभी था ही नहीं। जब मैंने तलाक की बात से इनकार कर दिया तो अमित ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। मुझे लगा था कि एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते वो मेरा दर्द समझेंगे, लेकिन मैं गलत थी। एक दिन मेरी सास मेरे कमरे में आई। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मुझे सब पता चल गया है। अमित ने जो किया वो गलत है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। तू तो हमारी बेटी जैसी है। हम तेरा बुरा नहीं चाहते, लेकिन अमित की खुशी भी तो देखनी है। वो स्वाति के बिना नहीं रह सकता, और सच कहूँ तो वंश भी तो आगे बढ़ाना है। तुझसे तो इतने साल में कुछ नहीं हुआ। उनके शब्द मेरे सीने में खंजर की तरह चुभ गए। वह जानती थी कि कमी मुझ में नहीं, उनके बेटे में है, फिर भी वह सारा दोष मुझ पर मर रही थी। उन्होंने कहा, तू समझदार है, तू अमित को तलाक दे दे, इसे एक बुरे सपने की तरह भूल जा। जज साहब, उस दिन मैं समझ गई कि इस घर में मेरा कोई नहीं है। ये सब लोग अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं लड़ूंगी, अपने सम्मान के लिए, अपने बर्बाद हुए 5 सालों के लिए। नेहा वापस वर्तमान में आ गई। उसने अपने आंसू पोंछे। जज साहब, फिर भी जब मैंने तलाक के लिए मना किया तो ये लोग मुझ पर ही चरित्रहीन होने का आरोप लगाने लगे। इन्होंने कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश की कि मेरा किसी और के साथ संबंध है, इसलिए यह मेरे साथ यह रिश्ता नहीं निभाना चाहते। इन्होंने मुझे इतना तोड़ा, इतना अपमानित किया कि मैं अंदर से मर गई। अब जब हमारा रिश्ता ख़त्म होने जा ही रहा है तो मैंने यह शर्त रखी। यह शर्त किसी शारीरिक सुख के लिए नहीं है। जज साहब, नेहा की आवाज़ अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत थी। यह शर्त मेरे आत्मसम्मान के लिए है। यह शर्म अमित के उस अहंकार को तोड़ने के लिए है जो सोचते हैं कि वह पैसे और धोखे से कुछ भी कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि वह एक रात मेरे साथ बिताए, लेकिन एक पति की तरह नहीं, एक अपराधी की तरह। मैं चाहती हूँ कि उस रात उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। मैं चाहती हूँ कि वह मेरी आंखों में वह दर्द देखे जो उन्होंने मुझे दिया है। मैं चाहती हूँ कि जब वह अगली सुबह उठे तो उनके दिल पर एक बोझ हो जो उन्हें ज़िंदगी भर याद दिलाए कि उन्होंने एक जीती जागती औरत की आत्मा की हत्या की है। यह मेरा बदला नहीं है जज साहब, यह मेरा न्याय है। मेरे उन 5 सालों का हिसाब जो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। कोर्ट रूम में गहरा सन्नाटा था। हर कोई नेहा की बातों से स्तंभ था। जज ने अमित की तरफ देखा जो पंचसीने से तरबतर था। मिस्टर अमित,
क्या आपको कुछ कहना है? अमित का वकील फिर खड़ा हुआ। योर ऑनर, यह सब मनगढ़ंत कहानी है। यह सिर्फ पैसे ऐंठने की एक चाल है। यह महिला मेरे मुवक्किल को ब्लैकमेल कर रही है। यह शर्त अवैध और अनैतिक है। इसे तुरंत खारिज किया जाना चाहिए। जज ने अमित से सीधे पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मिस्टर अमित, क्या आपकी पत्नी ने जो कुछ भी कहा वह सच है? क्या आपने 5 साल तक उनके साथ पति पत्नी का रिश्ता नहीं निभाया? अमित की नज़रें झुकी हुई थी। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। जवाब दीजिए, जज की आवाज़ गूंजी। अमित ने कांपती आवाज़ में कहा, जी हाँ। क्यों? क्योंकि मैं स्वाति से प्यार करता था। और क्या यह सच है कि आप स्वाति के पास जाते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं? अमित चुप रहा। नेहा चीखी, बोलो अमित, बताओ कोर्ट में कि तुमने मेरे हिस्से का हर पल, हर खुशी किसे दी है? अमित ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, हाँ। इस कबूलनामे ने केस का रुख ही बदल दिया। अमित का वकील भी चुप हो गया। जज कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, यह मामला बहुत जटिल है। मैं कोई भी फैसला देने से पहले मिस स्वाति से बात करना चाहूँगा। यह सुनकर अमित और उसके वकील के होश उड़ गए। योर ऑनर, लेकिन उनका इस केस से क्या लेना देना है वकील साहब? वह इस त्रिकोण का एक अहम हिस्सा है। मैं जानना चाहता हूँ कि वह इन सब बातों से वाकिफ थी। अदालत ने स्वाति को समन जारी किया। अगले हफ्ते की तारीख दी गई। उस एक हफ्ते में अमित और उसके परिवार ने नेहा पर दबाव बनाने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने उसे फ़ोन किए, उसे पैसों का लालच दिया, उसे समाज में बदनाम करने की धमकी दी। लेकिन नेहा अब पत्थर बन चुकी थी। अगली सुनवाई पर स्वाति कटघरे में खड़ी थी। वह एक आधुनिक, आत्मविश्वास से भरी लड़की थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी। न्यायाधीश ने उससे पूछा, मिस स्वाति, क्या आप अमित को जानती हैं? जी, हम साथ काम करते थे। क्या आप जानती हैं कि वह शादीशुदा है? स्वाति ने एक नज़र अमित पर डाली और फिर कहा, हाँ, अब जानती हूँ। अब जानती है? इसका क्या मतलब है? स्वाति ने गहरी सांस ली। अमित ने मुझे बताया था कि उसकी शादी हुई है, लेकिन वह एक मृत रिश्ता है। उसने कहा था कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से अस्थिर है और उसे तलाक नहीं दे रही। उसने मुझे यकीन दिलाया था कि वह जल्द ही तलाक लेकर मुझसे शादी कर लेगा। यह नेहा के लिए भी एक नया खुलासा था। अमित ने उसे ही नहीं, स्वाति को भी धोखे में रखा था। स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। मुझे यहाँ आकर ही पता चला कि नेहा जी बिल्कुल स्वस्थ है और वह 5 साल से उसी घर में रह रही है, एक पत्नी के हक का इंतजार कर रही है। अगर मुझे सच पता होता तो मैं कभी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ती। मुझे माफ़ कर दीजिए नेहा जी, मैं भी एक औरत हूँ, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। स्वाति का बयान अमित के ताबूज में आखिरी कील साबित हुआ। सबूत और गवाहों को सुनने के बाद जज ने कहना शुरू किया, नेहा जी, मैं आपकी शर्त के पीछे का दर्द, अपमान और छटछपाहट समझ सकता हूँ, लेकिन कानून आपको वह हक नहीं दे सकता जो आप मांग रही है। आपकी वह शर्त तो पूरी नहीं हो सकती। नेहा का चेहरा उतर गया। जज ने उससे अपने करीब बुलाया और अपनी आवाज़ को नरम करते हुए कहा, बेटी, मैं आपसे एक जज की हैसियत से नहीं, एक पिता की हैसियत से कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी भी एक बेटी है, आपकी ही उम्र की। 3 साल पहले उसका भी तलाक हुआ था। उसका पति उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। जब वह तलाक लेकर घर आई तो वह पूरी तरह टूटी हुई थी। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। एक दिन मैंने उससे कहा, बेटा, किसी इंसान का तुम्हें छोड़ देना तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, यह तुम्हारी अपनी कहानी लिखने की शुरुआत है। तुम्हारा वजूद किसी के होने या ना होने के मोहताज नहीं है। तुम एक सोने का पिंजरा छोड़कर आई हो। अब तुम्हारे सामने पूरा आसमान है उड़ने के लिए। बेटा, आज मेरी बेटी अपना खुद का एक ब्यूटी सैलून चलाती है। अब वह अपने शौक़ को भी समय देती है जो शादी के बाद छूट गया था। वह पहले से ज़्यादा खुश है। जानते हो क्यों?
क्योंकि उसने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में देना बंद कर दिया। उन्होंने नेहा की आंखों में झांकते हुए कहा, आप जो एक रात मांग रही हैं वह क्या है? वह उसी इंसान से अपने वजूद का सर्टिफिकेट मांगना है जिसने आपके वजूद को कभी माना ही नहीं। आप उस आदमी से सम्मान की भीख मांग रही है जो खुद सम्मान का मतलब नहीं जानता। एक महिला की गरिमा इस बात में नहीं है कि वह कोई पुरुष उसे अपनाता है या नहीं, उसकी गरिमा उसके अपने आत्मसम्मान में है। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बहुत बहादुर हैं। आपने 5 साल एक झूठे रिश्ते को निभाया, यह आपकी सहनशीलता थी। आज आप यहाँ खड़ी हैं, यह आपकी हिम्मत है। अपनी इस हिम्मत को सही दिशा दीजिए। इस आदमी से एक रात नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी वापस मांगिए। इस रिश्ते से बाहर निकलिए और अपनी एक नई पहचान बनाइए, ऐसी पहचान जिसे किसी अमित के नाम की ज़रूरत ना हो। आप सिर्फ नेहा हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। न्यायाधीश के शब्द किसी मरहम की तरह नेहा के जख्मों पर लग रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज ये आंसू बेबसी के नहीं बल्कि एक नई ताकत के एहसास के थे। उसे अपना रास्ता साफ नजर आ रहा था। उसने खुद को संभाला, खड़ी हुई और दृढ़ आवाज में बोली, जज साहब, मैं अपनी शर्त वापस लेती हूँ। लेकिन नेहा ने आगे कहा, मुझे इस शख्स से तलाक और मेरे बर्बाद हुए 5 सालों का मुआवजा चाहिए। इसके बाद जो हुआ वह कोर्ट के इतिहास में दर्ज हो गया। न्यायाधीश ने न सिर्फ नेहा के तलाक को तत्काल मंजूरी दी बल्कि अमित को उसकी भावनात्मक क्रूरता के लिए सख्त सजा सुनाई। उसे नेहा को मुआवजे के तौर पर 25 लाख और अपने फ्लैट में आधा हिस्सा देने का आदेश दिया गया। साथ ही उसे हर सप्ताह महिला आश्रय गृह में सामुदायिक सेवा करने का आदेश भी मिला ताकि वह एक औरत के सम्मान का मतलब समझ सके। यह फैसला सुनकर अमित और उसके परिवार पर जैसे बिजली गिर गई। कोर्ट से बाहर निकलते हुए नेहा का सिर ऊंचा था, वह आज़ाद थी। नेहा जी, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? नेहा रुकी। स्वाति ने कहा, मैं जानती हूँ कि माफ़ी मांगने से आपका दर्द कम नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे सच में कुछ नहीं पता था। नेहा ने स्वाति के चेहरे पर सच्चा पश्चाताप देखा। उसने कहा, गलती आपकी नहीं है स्वाति, गलती उस आदमी की है जिसने हम दोनों को धोखा दिया। अपना ख्याल रखना और भविष्य में किसी पर भी आग बंद करके भरोसा मत करना। यह कहकर नेहा आगे बढ़ गई। कुछ दूर पर अमित अकेला, हारा हुआ और शर्मिंदा खड़ा था, लेकिन स्वाति उससे मिले बिना मुंह फेरकर वहां से चली गई। आज उसने सिर्फ एक केस नहीं बल्कि अपनी इज्जत, अपना पैसा और स्वाति का भरोसा भी खो दिया था। नेहा ने अपने परिवार के साथ एक नई मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। यह उसके स्वाभिमान जीवन की शुरुआत थी। वह अब किसी की अधूरी दुल्हन नहीं बल्कि एक पूर्ण स्त्री थी। तो दोस्तों, अंत में नेहा ने जो फैसला लिया, क्या वह सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और यह भी बताएं कि आप हमारी कहानी भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।